चलिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में अगर चलें तो जो हमारा है वृक्क की क्रियाविधि, वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन्स, वृक्काणु, जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पुनः अवशोषण, स्राव क्रियाविधि, मूत्र का श्रांतिकरण एवं तनुकरण क्रियाविधि, डायलिसिस। तो कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, उनको आज हम कवर अप करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज अपना। तो हम लोग अब फिर से अपने इसमें डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। चलिए, तो हमने इसमें ग्लोमेरुलर में हमने देखा था नेफ्रॉन की संरचना हमने देखी थी, और क्या किस तरह से बनता है यूरिन, ये हमने देखा था थोड़ा सा स्टेप्स। तो अभी इसको फिर से हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ प्रक्रिया थी हमारी। एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे और अपनी चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे आज। मेरी आवाज़ आ रही है सही से आपको? ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो हमने देखा था एक डायग्राम बना के कि हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो आज हम उसी को एक बार फिर से बनाएंगे क्योंकि हमें और भी चीज़ें हमें समझनी है। ये हमारा लूप ऑफ हेनले हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रफ डायग्राम ही बन पा रहा है मेरे से भी, मगर इससे कि हम थोड़ी चीज़ों को अपनी समझ लें, बस हमें ये इसलिए हमारा पर्पस है। और जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें काफ़ी नाम भी लर्न हो जाते हैं, उनके स्टेप्स भी लर्न हो जाते हैं कि किसके बाद क्या स्टेप है, कौन सा है, ऑर्गन बाद में आ रहा है उसके, तो उसका भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा था हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, जहाँ से ब्लड अंदर आया, और यहाँ पे जो जाल सा बिछा हुआ है कैपिलरीज का वो है, और फिर यहाँ से जो बाहर गया वो इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये हमारा इफरेंट है। फिर ये हमने जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमने ये देखा था बोमेन्स कैप्सूल है। ये हमारा पीसीटी था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर ये हमारा डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारी हो गई कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने अपना डायग्राम उस दिन भी देखा था नेफ्रॉन के लिए। तो जब नेफ्रॉन है, हमने दो रीजन्स देखे थे अपने किडनी में, एक तो कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो रीजन है, और इसी प्रकार से हमारे जो नेफ्रॉन है रीजन में जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से दो तरीके के नेफ्रॉन भी हैं यहाँ पे। तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने एक बार जान लिया कि दो तरीके के नेफ्रॉन्स हैं। तो एक प्रकार का जो नेफ्रॉन होता है उसका नाम जो होता है वो होता है ये कॉर्टिकल, और एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लूप ऑफ हेनले का जो साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस ये डिफरेंस होता है। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कुछ कैपिलरीज का जाल भी है। तो ये जो जाल है ये यहाँ पे अराउंड इनके कैपिलरीज भी होती हैं। तो ये पूरे में ही होती हैं, और यहाँ पे भी एक जाल सा होता है इस तरीके से कैपिलरीज का। तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोली जाती हैं। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारे सिलेबस में है, एक तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस फिल्टरेट,
वो क्या चीज है। उसके बाद हम देख रहे हैं पुनः अवशोषण, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या चीज है, और वो किसके द्वारा हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, और किस चीज का हो रहा है। तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो ये जो कैपिलरीज का जाल पूरे में है, इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये हमारे जो आर्टरीज हैं उन्हीं की जो शाखाएं, बहुत पतली पतली शिराएं जो होती हैं, वो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, जो इनके चारों तरफ होती हैं, जिनके द्वारा आप देखेंगे हम कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले एक बार इस डायग्राम को अपने वैसे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जो परफेक्ट जाल दिख रहा है वो कहाँ पे है। तो ये हमने डायग्राम हमने देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये हमने देखा हमारा ग्लोमेरुलर है, जो छन्नी नुमा है, जो हमारा एक जाल है कैपिलरीज का, जहां पे जाके ब्लड का फिल्टर होता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड होता है। तो यहाँ पे हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल नीचे से आ रहा है और एग्जिट में जा रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। बोमेन्स कैप्सूल हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो ग्लोमेरुलर को पूरा होल्ड करे रखता है। अब जब यहाँ पे आया हमारा जो जो यहाँ पे आया हमारा, ये कहलाता है हमारा फिल्ट्रेट। जो ब्लड हमारा यहाँ से छन्नी के बाद छन के अंदर आया, उसको अभी यूरिन नहीं कहा जाता, अभी उसको फिल्ट्रेट ही कहा जाता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स रीजन है हमारा जो किडनी का, और ये हमारा मेडुला रीजन है। दो रीजन हमने पढ़े थे किडनी में, वो एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं रीनल आर्टरी, तो हमने पढ़ा था किडनी के अंदर जो जा रही है ब्लड की सप्लाई, वो रीनल आर्टरी के थ्रू जा रही है। ये वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके अंदर जाती है। अंदर जब जाते हैं तो वहां पे छोटी छोटी और पतली पतली शिराएं जो होती है वो आर्टरियोल में बदल जाती हैं, इसलिए उनको आर्टरियोल कहा जाता है। अब ये देखिए, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा लूप ऑफ हेनले, जो कि नीचे डिसेंडिंग, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, ऊपर जो जा रहा है वो हमारा असेंडिंग लिम्ब है। फिर हम ये जो जाल देख रहे हैं, ये इस तरीके का जाल है, वो हमारा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, जिनके द्वारा हमारा जो अभी एब्जॉर्प्शन होगा वो किस तरह से होगा वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जो ऊपर की तरफ है। फिर ये हमारा यहाँ से देखिए एरो बनता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जाके जितना हमारा जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे जाके जो बचेगा वो हमारा यूरिन होगा। ये नेफ्रॉन्स, कई नेफ्रॉन्स के पास एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है जहाँ पे जाके यूरिन कलेक्ट होता है। फिर यहाँ से जो शिरा वापस जा रही है, जो किडनी से बाहर निकलती, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस से हार्ट पे जाएगी, तो वो है हमारी रीनल वेन। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा नीचे हमारा यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा यूरिन का। अब ये जो पूरा प्रोसेस यूरिन का होगा, वो किस तरह से फॉर्मेशन होगा उसको अब हम आज समझेंगे अच्छे तरह से। तो अपने डायग्राम में फिर से चलते हैं। यहाँ पे ये सेम डायग्राम हमने अपने ऊपर अभी देख लिया। तो ये जो पीसीटी है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में होता है। एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे उसको, रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा फिर से उस यूरिन का, जो हमारा फिल्टर किया गया यूरिन है, अब इसको फिर से एक बार रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने फिल्टर किया उसको, ब्लड को जब फिल्ट्रेशन हुआ, तो हमने ये भी पढ़ा था उस दिन कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो वहां से ब्लड के सेल्स फिल्टर आउट नहीं होते हैं, प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होता है, वो ऊपर छन्नी में ही रह जाता है। जिस प्रकार जैसे हम कुछ और छानते हैं तो हमारे जो मोटे मोटे कण हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उसी प्रकार जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनका डायमीटर बड़ा होता है, तो वो उसमें से नहीं निकल पाते। तो जो नीचे निकलता है वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। तो वो हमारा निकलता है। अब ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वहां पे हमारा पानी है, वहां पे NaCl है, हमारा सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, हमारे विटामिन हैं। तो ये सारा चीजें हमारी, ऐसा नहीं होगा कि सारा जो फिल्ट्रेट है वो सीधे यूरिन में चला जाएगा, तो हमारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, जो इसेंशियल चीजों का भी। तो इसलिए वहां पे रीअब्जॉर्प्शन जरूरी होता है। तो अब हम इसको देखते हैं ये क्या किस तरह से होगा। तो हमने देखा कि ब्लड में हमारे ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा है। तो यहाँ पे जो निकला नीचे वो आया हमारा प्लाज्मा, जिसके अंदर हमारा जलीय तत्व है पानी,
हमारे वहां पे सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको बोलते हैं। हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स क्या है? जो सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो हमारे डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बना, जो ब्लड में जाके पूरे शरीर में जाके एब्जॉर्ब होगा, तो वो अमीनो एसिड्स होगा। और हमारे जो विटामिन की एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर ब्लड में, वो सब इस प्लाज्मा में होते हैं। तो अब इसका जो है एब्जॉर्प्शन फिर से इसलिए ज़रूरी है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन जब होगा तो वो उसका प्रोसेस आज हमको अच्छे से समझ लेना है। तो जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा पीसीटी में ही होता है। पीसीटी जो है हमने देखा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या होता है हमारा, जब हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था और टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक टिश्यू पढ़ा था, हमने एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में उस समय भी हमने देखा था कि वो जो है परत का निर्माण करता है। तो वो बाहरी त्वचा भी हो सकती है परत में, हमारी हमारी जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी अंदर की लाइनिंग हो सकती है। तो उसको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने जब देखा था, तो वही एपिथेलियल टिश्यू, वो भी जब हम देखेंगे उसको स्टडी करते हैं तो उसके भी कुछ अन्य प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। वो क्या करता है, हमारे कुछ ऐसे अंग जो हैं उनके अंदर की लाइनिंग का निर्माण करता है। तो वो उसकी खासियत क्या है उसको देखते हैं हम अभी। चलिए फिर से यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे उसकी खासियत क्या है, यहाँ पे जो है क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब उसमें क्या होता है, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब यहाँ पे लंबे लंबे इस तरीके से ब्रश से होते हैं। तो ये जो उसकी ट्यूब है, इस तरीके से ट्यूब, वहां पे ब्रश बॉर्डर इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये क्या करता है, वहां से जो भी हमारा जो हमने फिल्ट्रेट है उसका जो पीसीटी से पास आउट हो रहा है, तो ये उसका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में हो जाता है। अब जितना भी, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा जितना पानी भी निकला प्लाज्मा में जो लिक्विड है वो सारा का सारा हम एक्सक्रीट कर देंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पीसीटी में वो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा आगे देखते हैं। तो अब हमारा आगे प्रोसेस चला, तो हमारा आया ये, यहाँ पे हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया नेसेसरी सब्सटेंसेस का, वो हो गया। वो हमने क्या क्या समझे, जैसे हमारा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गया हमारा, और ग्लूकोज हो गया, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, वो सबका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे पीसीटी में हो गया। अब आगे जब पहुंचा ब्लड, तो वो कहाँ पे पहुंचा, हमारा लूप ऑफ हेनले में पहुंचा। इसमें हमने पेरिटिबुलर कैपिलरीज भी देख ली। तो पेरिटिबुलर कैपिलरीज भी हमारे उसमें से एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। जो भी हमने डायग्राम बनाया उसको देखते हैं एक बार। ये, तो ये हमने पेरिटिबुलर कैपिलरीज देखी। ये क्या करती हैं, जो पीसीटी में से वो हो रहा है एब्जॉर्प्शन, तो वो इसको ले लेती हैं अंदर अपने। तो अब ये ब्लड हमारा गया हमारा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जो यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला होता है परमिएबल फॉर वाटर। परमिएबल फॉर वाटर का मतलब हुआ कि यहाँ से पानी जो है पास हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से पानी का पास आउट बाहर को हो सकता है, रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है। और यहाँ से जो है हमारा वो वाला पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे से पानी जो है परमिएबल नहीं होता। तो ये हम दो चीजें याद रखेंगे जब हम इसके रीअब्जॉर्प्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम पीसीटी में हो गया। जो रहेगी चीजें वो वहां पे हमारा लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और लूप ऑफ हेनले में एक पार्ट तो हमारा वाटर का बहुत अच्छा रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, और दूसरे पार्ट में बाकी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ का जो पार्ट है, ये अब दो टर्म्स और हम यहाँ पे समझेंगे। एक तो यहाँ पे जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो वहां पे जो बच गए वो सारे सॉल्ट्स वगैरह बच गए, पानी का जलीय अंश कम हो गया यहाँ पे।
क्योंकि वो वहां से रीअब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे से बाकी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वो हम उसको भी देखेंगे थोड़ी टर्म्स को अभी। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। फिर जब हमारा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद हमारा गया डीसीटी में। जो प्रोसेस है वो तो यहाँ पे से इससे ही जाएगा। अब डीसीटी में जो कार्य हो रहा है वो क्या होता है, यहाँ पे दो हॉर्मोन्स का भी कार्य आ जाता है। तो अब इसको पहले थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, फिर इसको फिर से यहाँ पे आके देखेंगे कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। चलिए पढ़ के थोड़ी चीजों को पहले और क्लियर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और हमें क्लियर समझ में आ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है हमारा उसका पुनः अवशोषण। तो इसका मतलब है, हिंदी में हम देख लेते हैं। पुनः अवशोषण का मतलब है उपयोगी पदार्थों को मूत्र से वापस रक्त में ले जाना। रक्त में किस तरह से ले जाया जाएगा, क्योंकि जो हमारे ये बने हैं पीसीटी या लूप ऑफ हेनले, तो ये हमारे इनके सराउंडिंग में पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं। तो ये जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज को दे देंगे तो वहां पे से हमारे रक्त में फिर से अवशोषण हो जाएगा उन तत्वों का। वो क्या चीज है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पानी आदि को फिर से रक्त में भेज देते हैं। लगभग 99% द्रव्य वापस अवशोषित हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लियर की पढ़ के बाद। अब यहाँ पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी होता है। तीन चीजें होती हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है तो हमारे तीन प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लो फिल्ट्रेशन हमने देखा, पहले तो छना हमारा। फिर दूसरा हमारा होता है रीअब्सॉर्प्शन। जो तत्व हमारे छन के आए उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। आवश्यक तत्वों को शरीर फिर से अवशोषित पुनः ले लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। जो बाहर निष्कासन वाले पदार्थ है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, वो ही आगे भेजे जाते हैं। और कुछ चीजों का यहाँ पे सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मतलब वहां से बाहर निकाली जाती हैं। तो वो क्या, उनकी मेन साइट क्या है? डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और रीअब्जॉर्प्शन की मेन साइट हम कहा कही जाएगी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसको समझेंगे क्या क्या निकलेगा सिक्रीशन में। हाइड्रोजन के आयंस। अब ये कुछ टर्म्स हैं हाइड्रोजन के आयंस, इनको हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे कोर्स में है। तो हाइड्रोजन के आयंस हम इतना समझ सकते हैं कि ये हमारे पीएच बैलेंस, जो हमारे शरीर का मतलब एसिड और बेस का जो बैलेंस है, जो हमारे अम्लीय और क्षारीय जो उसको बैलेंस बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है, वो हमारा पीएच बैलेंस होता है। तो वो यूरिन का बैलेंस, पीएच बैलेंस बनाए रखे, इस वजह से कुछ हाइड्रोजन आयंस उसमें सिक्रीट कर दिए जाते हैं ताकि वो सही उसका सामान्य बना रहे। और कुछ होता है हमारा पोटेशियम, और कुछ होता है अमोनिया, जो कि वेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर का। अमोनिया हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसका निष्कासन आवश्यक होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमने, मान लीजिए कुछ ऐसी दवाइयां ली, जो अब उनका जब हमने उसका असर, जो जहाँ पे कार्य होना था दवाई का, वो हो गया, उसका जो बाकी जो निष्कासन वाला जो हार्मफुल टॉक्सिक पार्ट है उसको बाहर हटाना है। फिर क्रेटेनाइन, एक क्रेटेनाइन बनता है हमारे सारे उस प्रोसेस में, वो भी एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है जिसका सिक्रीशन जरूरी है। ये क्यों करा जाता है सिक्रीशन? कि मेंटेन करा पीएच, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, और कंट्रोल द पोटेशियम लेवल, शरीर में पोटेशियम के लेवल को बनाए रखने के लिए। स्राव का मतलब है कि रक्त से अतिरिक्त या हानिकारक पदार्थों को मूत्र में डालना। ये शरीर का एक्स्ट्रा क्लीनिंग स्टेप है। अब इसको पहले बाद में देखेंगे, अब हमने पहले रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को और समझ लेते हैं क्या चीज है। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रही हैं, एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इसको हम समझेंगे ये क्या क्या चीजें हैं।
ये हमने शुरू वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, तो इसको समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये हमारे लिक्विड वाली चीजों में होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो सॉल्यूशन, लो मतलब जैसे कि हम अगर देखें तो हम चीनी पानी में घोलते हैं। यदि हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो जब अगर उसमें हमने कम चीनी डाली है तो वो हमारा कहा जाएगा लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यदि हमने उस पानी में ज्यादा चीनी डाल दी, सपोज एक कप पानी लिया हमने और उसमें हमने 4-5 चम्मच चीनी डाल दी, तो उसको कहा कह दिया जाएगा क्योंकि इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि इसमें हमने जो वो डाला चीनी वाली जो सॉलिड पार्टिकल्स डाले और डिसॉल्व कर दिया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। यदि हम उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो जलीय तत्व है वो जाता है। तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक सा सामान्य अवस्था तक नहीं आए। तो ये होता है वाटर फॉलोज सोडियम। यहाँ पे क्या है, सोडियम। सोडियम जो है हमारा, हम नमक से समझ सकते हैं, उसे हमें पता चल सकता है कि जो हमारा जहाँ पे ज्यादा खारापन है वहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हुई, और जहाँ पे कम खारापन है, जहाँ पे कम इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन हुई। तो जलीय अंश कब कहाँ से घूमे चलेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जाएगा। तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सामान्य या बराबर नहीं हो जाए। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ज्यादातर गैसेस में होता है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जब होता है तो वहां पे क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं, वो ज्यादातर गैसेस में होता है। अब एक्टिव और पैसिव को भी समझें। एक्टिव क्या है, एक्टिव जो है एटीपी की आवश्यकता होती है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन चीजों का होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट वाटर का होता है। दो तीन चीजों का हमने समझा यहाँ पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी क्या है, हमारी एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल्स में बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया उसको बनाते हैं। तो इनका जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन जब होगा, रीअब्जॉर्प्शन जब होगा। और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में जलीय तत्व, हमारे पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा जिसमें हमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दो तीन चीजों को हमने क्लियर करा। अब हम फिर से अपने वाले डायग्राम पे चलते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब हमने नाम भी देख लिए कौन कौन सी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और कौन कौन सी चीजों का सिक्रीशन हो रहा है। सिक्रीशन का मतलब है कि वो यूरिन जो बनने वाला है उसमें सिक्रीट करी जा रही है ताकि वो यूरिन के द्वारा बाहर चली जाए शरीर से। और रीअब्जॉर्ब वो चीजें करी जा रही हैं जो हमारे शरीर की आवश्यक चीजें हैं, उनको बाहर निकाल देंगे तो शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने देखा पीसीटी में क्या है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडियल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ग्रेटर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जिनका इस तरीके का संरचना होती है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और फिर हमारा जाता है, जितना एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होना था वहां पे हो गया, फिर वो गया हमारा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग वाला सेगमेंट है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। मतलब परमिएबल फॉर वाटर का मतलब हुआ कि वाटर यहाँ से इजीली पास आउट हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या, ऊपर असेंडिंग वाले में बाकी चीजों का अवशोषण होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका अवशोषण होगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। जिस ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी चीज जिसमें मतलब जो घोल बना रहा है, जैसे हम घोल बने हैं, हमारा घोल है, तो वो हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें जलीय तत्व कम है। हाइपोटोनिक का मतलब हुआ जिसमें जलीय तत्व ज्यादा है। हाइपरटोनिक में वाटर जो है कम होगा।
और हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा होगा। तो यहाँ वाले में हाइपरटोनिक हो गया, यहाँ पे हाइपोटोनिक हो गया। अब यहां से पहुंचा हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जो जितना बाकी का बचा हुआ है, कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ जो अभी भी रह गए हैं, वो वहां पे अवशोषित होते हैं। जब वहां का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वो दो तरीके के हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स पे भी डीसीटी में डिपेंड करता है रीएब्जॉर्प्शन। तो वो हॉर्मोन्स है हमारे, एक तो है एडीएच, दूसरा है हमारा एल्डोस्टेरॉन। जब हमने हॉर्मोन्स का चैप्टर पढ़ा था तो ये दो हॉर्मोन्स हमने पढ़े थे। तो ये दो हॉर्मोन्स क्या है, ये हमारा एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हमने पढ़ा था वहां पे पिट्यूटरी जो है एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर वाला जो पिट्यूटरी है वो दो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है, एक तो एडीएच का, एक हमारा और किसका करता है। चलिए यहाँ पे हम एडीएच को ही पढ़ते हैं, अभी अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एडीएच क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ये क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में जलीय तत्व को बनाए रखता है। ये अगर हमारा जब देखेगा ऐसा वातावरण शरीर में कि वाटर कम पिया गया है, सपोज व्यक्ति ने पानी कम पिया है उस दिन, तो एडीएच क्या करेगा, वहां पे सिक्रीट होगा और इस तरीके के सिग्नल जो है दिमाग से हमारे उस ऑर्गन तक आएंगे कि भाई जब पानी पहले से ही कम इनटेक हो रहा है तो अब यूरिन आउटपुट में तुम पानी मत बाहर कर देना, क्योंकि पानी तो हमें शरीर में चाहिए। तो यहाँ से ये रिलीज हो गया। अब इसी के अनुसार डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा, डीसीटी में उसी के अनुसार रीअब्जॉर्प्शन होगा। यदि पानी ज्यादा लिया गया है, व्यक्ति ने ज्यादा पानी पिया है, तो एडीएच का सिक्रीशन क्या होगा, कम होगा वहां से दिमाग से, क्योंकि पानी तो पूरी पर्याप्त मात्रा में है। तो वो दिमाग में पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस उसको निर्देश देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी आगे ऑर्गन को क्या है बता देगा कि भैया पानी काफी है, अब आप बाहर कर सकते हैं, इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए हमको। तो इसी के अकॉर्डिंग वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी के में, ये चीज है। दूसरा हमारा है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारा रिलीज होता है एड्रीनलिन ग्लैंड से। अब एड्रीनलिन ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, इनकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम फिर से, कहाँ पे होते हैं। ये देखिए जहाँ पे हमने किडनी बनाई थी, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं इस तरीके से। तो ये किडनी के ऊपर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से सिक्रीशन हुआ है एल्डोस्टेरॉन का। ये क्यों सिक्रीशन होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स हमेशा हमारा जब सक्रिय होता है, जब यहाँ पे जैसे कुछ भी तनाव या किसी तरीके का माहौल उसको दिखा, तो ये अपना हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, ये क्या करेगा, हमारे NaCl की मात्रा को देखता है। NaCl हमारा मतलब जो नमक की मात्रा है शरीर में, उसको देखता है। तो उसके अनुसार ये वहां से सिक्रीट होता है। ये हमारा जब आगे चल के हमारे ब्लड प्रेशर में भी भूमिका निभाता है। तो दो तरीके से यहाँ पे डीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होगा। ये हमारे हमने देखा कि क्या क्या चीजें, दो हार्मोन्स हमने पढ़े, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, और इनका क्या रोल है ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl होगा, यानी कि जो हम नमक की मात्रा शरीर में कितनी रहनी चाहिए उसका सिक्रीशन जो है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के अनुसार डीसीटी को पता चलेगा कि भाई अब ये हार्मोन रिलीज हो चुका है, अब मुझे कितना इसका रीअब्सॉर्प्शन करना है, NaCl का कितना इसको बाहर कर देना है। तो ये हमारा इसका कार्य अब समझ में आ रहा है कि डीसीटी का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वहां पे कुछ जो है कंट्रोल जो है हॉर्मोन्स के भी द्वारा होता है। तो अब इसको देखते हुए हम आगे देखते हैं क्या चीज प्रोसेस में आई हमारी।
अपने डायग्राम को देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे डीसीटी तक आए, फिर यहाँ पे अब कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके यूरिन इकट्ठा होगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस यूरिन का फॉर्मेशन का था। यहाँ से हमारा शुरू हुआ और यहाँ तक हमने पूरा उसका प्रोसीजर देख लिया, रीअब्जॉर्प्शन भी देख लिया। अब आगे चलते हैं, हमारे जो सिलेबस का पॉइंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूटिंग ऑफ यूरिन। इसको कुछ कुछ तो हमने समझ ही लिया कि हॉर्मोन्स के जरिए होता है इसका निर्देशन। अब इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं कि क्या चीज है वो। कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, मूत्र को गाढ़ा बनाने की प्रक्रिया ये किस तरीके से होती है ये देख लेते हैं। हेनले के लूप मूत्र को गाढ़ा बनाने में मदद करती है। एडीएच हार्मोन पानी को वापस अवशोषित करता है। एडीएच अगर ज्यादा है तो गाढ़ा मूत्र जाएगा, एडीएच कम है तो पतला रहेगा। एडीएच हमारा डाययूरेसिस को कंट्रोल करता है। और एक बात और, जब हमारा कोई व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडस, जो डायबिटीज हम नॉर्मल समझ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडीएच हार्मोन जो है हमारा उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है और यूरिनेशन ज्यादा होता है। और यहाँ पे यूरिनेशन जब होता है तो एक्सेस ग्लूकोज जो बॉडी का है वो भी पास आउट हो जाता है। ब्लड में जब एक्सेस ग्लूकोज, यहाँ पे भाई फिल्टर हुआ ब्लड किडनी में जाके, मगर जब एक पॉइंट तक ही तो वो रीअब्सॉर्ब करेंगे जो ग्लूकोज को, एक पॉइंट के बाद वो नहीं एब्सॉर्ब कर पाते हैं ग्लूकोज को, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर हो जाता है। तो डायबिटीज वाले व्यक्ति का यूरिन में भी ग्लूकोज बाहर जाता है। अब मूत्र को पतला बनाने का कार्य क्या है, किस तरह से इसको पढ़ लेते हैं। वो क्या है, जब शरीर में पानी ज्यादा हो तो एडीएच की मात्रा कम सिक्रीट होगी वहां से। भाई दिमाग को पता चल जाएगा कि कितना पानी ऑलरेडी है और हमें पानी इतना नहीं चाहिए, तो मूत्र पतला और अधिक मात्रा में बनता है। ये हमें समझ में आ गया हॉर्मोन्स का कंट्रोल। अब हम एक बार उसको देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस को, जो हमने चीजें अभी पढ़ी हैं उसको एक बार रिवीजन में डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो हमने शुरू से जो पढ़ा वो देखा, सबसे पहले हमारे आर्ट्रियोल्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने जो मेन चीज पढ़ी वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या चीज है उसको देखते हैं। ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर मौजूद बहुत पतली रक्त कोशिकाओं, कैपिलरीज का एक गोल जाल होता है। तो वो गोल जाल किसके द्वारा फॉर्म होता है, हमारा कैपिलरीज के द्वारा एक छन्नी या गोल जाल जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये जब छन गया तो कहाँ गया हमारा रक्त, बोमेन्स कैप्सूल में गया। बोमेन कैप्सूल हमारा कप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फिल्ट्रेट को लेता है। जो हमारा जो छन के रक्त आया तो उसको अभी यूरिन नहीं कहा जाता, उसको फिल्टर्ड फ्लूइड कहा जाता है। देखिए, छना हुआ द्रव्य, अभी यहाँ पे उसको यूरिन का नाम नहीं दिया गया क्योंकि अभी तो उसका बहुत एब्जॉर्प्शन होना है, उसमें से आवश्यक तत्वों को शरीर फिर से ले लेगा। तो ये ग्लोमेरुलस से छना हुआ द्रव्य, फिल्टर्ड फ्लूइड, जो इंग्लिश में फिल्टरेट बोल सकते हैं, को इकट्ठा करता है। अब ये इकट्ठा करके कहाँ भेज देता है, अब ये एक नई टर्म है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन क्या है, रेट क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो किडनी कितना जो है छान लेती हैं, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट होता है। और ये देखा जाता है जब किडनीज की कार्य क्षमता की जांच होती है, तो जीएफआर रेट को जांचा जाता है। उससे पता चलता है कि व्यक्ति की किडनी सही से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सामान्य जीएफआर लगभग 125 ml प्रति मिनट होता है। अब क्या है, इसमें कुछ टर्म्स हम देखेंगे कि वो क्या चीज है, कि हमें जो मेजर करना है, जैसे हमारा एक तो हम देख लेते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है कि हृदय जो है हमारा 1 मिनट में कितना पंप कर लेता है ब्लड।
तो वो कार्डियक आउटपुट हमने जब पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि 5 लीटर पर मिनट है। प्रति मिनट 5 लीटर का हृदय जो है पंप करता है ब्लड को, और किडनीज के पास आता है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट है उसका 1/5 जो है किडनीज के पास आता है ब्लड छन्ने के लिए। तो ये लगभग हो जाता है हमारा 1100 से 1200 ml पर मिनट। इतना ब्लड किडनी के पास आता है पर मिनट कि अब इसको छानिए। तो जो छानने के बाद जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बनता है हमारा 125 ml प्रति मिनट। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये हमारे सिलेबस में एक टर्म दी गई है, तो वो क्या चीज है उसको पढ़ लेते हैं। ये वो द्रव है जो ग्लोमेरुलस क्षेत्र में रक्त से छाना जाता है। ये इनिशियल यूरिन होता है जो बाद में पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन में बदल जाता है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या चीज है? वो जो फिल्ट्रेट हमने अभी डायग्राम में पढ़ा था उस फिल्ट्रेट को ये कहते हैं। ये इसको फिर से रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। अच्छा, एक अगर आपसे एक बात और है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, एक अपैरेटस का नाम भी पढ़ने में आता है। थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। वर्ड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मगर ये क्या होता है, ये जो डीसीटी है यहाँ पे हमने देखा ये डीसीटी है, तो ये जो डीसीटी इससे अटैच हो रही है यहाँ पे से, उसको बोला जाता है उस अपैरेटस को। ये देखिए इन्होंने डायग्राम बना के भी दिखाया है यहाँ पे। तो ये हमारा ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है। तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं उससे घबराएंगे नहीं हम बिल्कुल भी, और हम समझते हुए कार्य करेंगे तो समझ में सब चीजें हमें अच्छे से आ रही हैं। डायग्राम्स बनाते रहेंगे और साथ साथ लेबलिंग करके समझते रहेंगे। तो ये चीज हमने देखी। एक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, इसमें पैराट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जिनके द्वारा जो यहाँ से जो रीअब्सॉर्प्शन हुआ तो वो इनको भेज दिया जाता है। जब इनको भेज दिया जाता है तो ये फिर से यहाँ पे आ जाता है, फिर से इनका छनना शुरू होता है। तब जब ये प्रोसेस में से बिल्कुल ही अब कुछ भी सही चीज नहीं बची, तब वो जाके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार छानेंगे और वो पूरा पूरा हम उसको यूरिन की तरह बॉडी बाहर कर दे। ऐसा शरीर नहीं करता है। शरीर जितना भी आवश्यक चीजों का है उनका संग्रह करता है किसी न किसी फॉर्म में, और किसी न किसी तरह से उनको यूज करता है शरीर। और जब बिल्कुल देखता है कि बिल्कुल अब बेकार की चीज है, तब वो जैसे हम अपने घर में करते हैं बिल्कुल ही बेकार कूड़ा जो है चीज उसको बाहर कर देते हैं, इसी तरीके से शरीर यूरिन अपना उसको बाहर कर देता है। इसमें से हमने सभी चीजें अपने कवर कर ली हैं। और एक बार डायग्राम में भी फिर से देख लेते हैं कि कोई चीज हमारी रह तो नहीं गई। तो ये हमने देखा एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ पे है? ये वाला है जिसके द्वारा अंदर गया रक्त इन जाल पे, जहाँ पे छन्नी हुई और बाहर निकला एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो है छन के जो निकला, छनने के बाद क्या चीज निकली? हमारे सेल्स हैं, हमारे प्रोटीन है जो छन नहीं पाए थे, और बाकी जो छन के इधर निकला वो है फिल्ट्रेट हमारा। ये फिल्ट्रेट कहाँ गया हमारा? पहले तो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी में गया, फिर लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, फिर हमारा डीसीटी में गया, फिर हमारा गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और नीचे जाके फिर जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भर गया तो कलेक्टिंग डक्ट में। दो पार्ट्स यहाँ पे किडनी के दिखाए गए हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। दो पार्ट्स में हमारी किडनी होती है। जो बाहरी पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो मेड्यूला होता है। अब हम इसमें एक चीज और है उसको और देखते हैं, वो भी हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पूरी चीजें कवर कर ली। डायल्यूटिक कैसे होती है और कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है ये भी हमने देख लिया है पूरा। और जो हमारा चीज रह गई है उसको और एक बार देख लेते हैं हम। ये देख रहे हैं आप, इसमें मेड्यूला कौन सा है? ये वाला जो जिसमें पहाड़ से दिख रहे हैं ये
इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ये मेड्यूला वाला है, बाहरी क्षेत्र जो है कॉर्टेक्स है हमारा। ये किडनी को याद रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर को याद रखेंगे डायग्राम से, तो काफी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आराम से। चलिए डायलिसिस पे चलते हैं फिर। तो हमने सभी कुछ कर लिया है कवर ऑलमोस्ट। तो अब हम डायलिसिस की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अब जैसे हमने किडनी का पूरा हमने समझ ली प्रक्रिया, किडनी क्या कार्य करती है ये सब हमें समझ में आ गया। तो अब हमें ये तो पता चल रहा है कि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और हमें कोशिश रखनी चाहिए कि किडनी को स्वस्थ रख सकें। किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकेंगे भाई? अपने ब्लड को, अगर हमारा इतना ज्यादा गंदगी उसमें ना आए तो किडनी से भी थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा, और पानी हम अच्छे से पिएं तो किडनीज हमारी अच्छे से स्वस्थ रहेंगी। क्योंकि बहुत ही जरूरी हमारा ये ऑर्गन है शरीर का, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें से गंदगी निकलती रहती है, बराबर ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। जिस तरीके से हार्ट हमारा काम कर रहा है उसी तरीके से किडनीज भी हमारा हर समय काम करती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है उनका कार्य। तो डायलिसिस आप क्या देखते हैं कि डायलिसिस की सिचुएशन क्या चीज है, डायलिसिस में क्या होता है उसको पढ़ते हैं। हिंदी में देखते हैं। डायलिसिस एक इलाज की प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं। जो दोनों गुर्दे हमारे हैं वो हर समय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं, उसमें हमारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। वो एक एक नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा भाई, एक नेफ्रॉन कितना सारा कार्य कर रहा है, बार बार रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, फिर उसको छान रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया कई बार होती है, फिर जाके वो यूरिन बनाता है। तो यदि ये कार्य सही से नहीं करें, जब गुर्दे खराब हो गए हैं किसी व्यक्ति के, वो कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अतिरिक्त पानी और नमक को नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से शरीर में सूजन हो सकती है, तो वो कमजोर हो जाए। तो डायलिसिस मशीन ये कार्य करती है। ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करती है। मशीन खून को बाहर जो साफ करती है खून को, और जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर कर देती है। तो ये इलाज गुर्दे फेल होने पर जिंदगी को बेहतर करने में मदद करता है। ये डायलिसिस क्या है, किडनी को क्योर नहीं करता, बस ये क्या करता है, किडनी की जो कार्य है उस कार्य को शरीर में करते रहने देता है। क्योंकि यदि वो कार्य नहीं हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो जो ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो शरीर में बराबर सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और वो बहुत बहुत हानि पहुंचाएंगे शरीर को। तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। अब जब हमारा यूरिन बन गया तो हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या देखा था हमने उसमें, कि वो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन में क्या है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो जब हमारा यूरिन वहां पे फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, वहां से एक संकेत जाता है हमारा दिमाग तक। और हमने वहां पे देखा था दो तरीके की स्पिंक्टर है, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब जब यहाँ पे ये भर गया तो ये हमारा जो गया संकेत वहां पे ब्रेन में, और वहां से पता चला कि भाई अब ये भर चुका है। तो यहाँ का जो इंटरनल स्पिंक्टर है ये खुलता है पहले। ये इंटरनल स्पिंक्टर जब खुलता है तो ये कार्य जो होता है हमारे दिमाग के द्वारा, जो हार्मोन है वहां के द्वारा सिक्रीशन, उसका स्पिंक्टर का कंट्रोल पूरा पूरा दिमाग से है। तो ये हमें क्या, ऐसा हमें लगने लगता है कि अब हमें यूरिन पास करने की आवश्यकता महसूस होती है। ये इंटरनल स्पिंक्टर जब खुल जाता है तो बिल्कुल हमें एक अर्ज होती है, हमें एक मतलब शीघ्रता से जाने की इच्छा होती है। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो होता है वो ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनका पूरा तरीके से कंट्रोल हमारे पास है। तो ये हमारा इस प्रोसेस को जो होता है हमारा जो पास आउट ऑफ यूरिन, जो जिसमें इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स दोनों ही कार्य करती हैं, वो मिक्चुरेशन कहलाता है। मिक्चुरेशन जो है यूरिनेशन से अलग होता है। यूरिनेशन पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमने कब यूरिन पास आउट करना है। मिक्चुरेशन में क्या है, हमारे दिमागी संकेत के द्वारा इंटरनल वाली जो मसल्स हैं वो कार्य करती हैं और ढीली होती हैं, और वो हमारी नीचे की तरफ यूरिन को पुश करती हैं, जिसके द्वारा हमारा जो ये वाला कार्य है पूरी तरीके से दिमाग के द्वारा संचालित होता है। और दूसरा इसमें कार्य होता है हमारा स्वयं के द्वारा, जो हमने यूरिन पास किया। तो मिक्चुरेशन में यूरिनेशन भी हो गया और जो हमारा दिमाग के द्वारा हुआ।
और यूरिनेशन जो है सिर्फ हमारी प्रक्रिया है यूरिन बाहर निकालने की। मैं उम्मीद करती हूँ पूरी तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें चीज लिखेंगे कि यूरिन का जो पीएच होता है हमारा, वो होता है 6.0, और कलर हमारा इसमें होता है स्लाइटली येलो। इसका वॉल्यूम होता है हमारा लगभग, जो आइडियल वॉल्यूम कहा जाता है, तो 1.5 लीटर पर डे। कि हम यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ की जो इंटरनल मसल्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा इनका कंट्रोल होता है। वहां से जिस प्रकार का संकेत मिलेगा उसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे फैलाव होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा और खुल सकता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। चलिए, हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट किया है, सारी चीजें उसमें कवर कर ली हैं। अगर अब देख लेते हैं एक बार सिलेबस में कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया है। तो हमने जब ये शुरू किया तो वृक्क की क्रियाविधि है हमारी, वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन्स, जस्टा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पुनः अवशोषण, स्राव क्रिया विधि, मूत्र का सांद्रीकरण, तनुकरण क्रिया विधि और डायलिसिस, ये सारे पॉइंट्स हमने सब कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब आपको क्लियर हो गए होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे। और अपने जो भी प्रश्न होंगे आप मेरे पास ज़रूर भेजेंगे।